नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां पशुपति कुमार पारस लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे ने नामांकन नहीं भरा। पारस गुट से निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं पशुपति पारस। तो बता दें कि पशुपति पारस लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। बता दें कि निर्विरोध चुने गए हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस। वहीं किसी दूसरे ने नामांकन नहीं भरा। पारस गुट से निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं पशुपति पारस। पशुपति कुमार पारस लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बता दें कि निर्विरोध चुने गए हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। किसी दूसरे ने नामांकन नहीं भरा। इस वजह से पशुपति कुमार पारस निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। पशुपति कुमार पारस लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, निर्विरोध चुने गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस। अरे कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है। पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन दिया और किसी ने नहीं दिया। ठीक, तो अब निर्विरोध वो चुने जाएंगे। ठीक है, समय भी हो ही गया, 3 बज गया। अरे कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है। पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन दिया और किसी ने नहीं दिया। ठीक, तो अब निर्विरोध वो चुने जाएंगे। ठीक है, समय भी हो ही गया, 3 बज गया। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं फोन पे। गौतम, पशुपति कुमार पारस निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? जी देखिए, अब ये औपचारिक घोषणा जो है दे रहे हैं कि 1 घंटे में जो है वो हो जाएगी। 5 बजे का समय निर्धारित किया गया और फैसला हो चुका है कि पशुपति पारस जो है लोजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो ये चुनाव जो है पारस ग्रुप की तरफ से किया गया, जिसमें सांसद वीणा देवी, पशुपति पारस, चंदन सिंह, महबूब अली कैसर मौजूद थे। चिराग पासवान के छोटे भाई प्रिंस राज जो है इस बैठक में नहीं पहुंचे, तो दिल्ली में थे। वो आज यहाँ पे नहीं पहुंच पाए थे बैठक में, मगर जो है बातें सामने की जो भी उसके समर्थन में है, पशुपति पारस में समर्थन है। और प्रदेश अध्यक्ष जो है जो उनको हटा दिया गया, उसके जगह राजू तिवारी को नए प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, यानी वो भी विरोध में है, ये भी साफ है। मगर आज वो बैठक में नहीं पहुंचे थे। 5 बजे जो है औपचारिक घोषणा हो जाएगी। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। पशुपति पारस के समर्थकों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 5 बजे मीडिया को ब्रीफिंग की जाएगी। आखिर किस संवैधानिक नियम का उल्लंघन किया गया, चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं। और जो अभी तक कार्य हुआ है इन चीजों पर जो है जो चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं, इन तमाम विषयों पर जो है वो मीडिया को जानकारी देंगे, मीडिया के सवालों को भी लेंगे और सब स्पष्ट हो जाएगी पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, किस दल के साथ वो उनका गठबंधन होगा। क्योंकि बिहार में एनडीए में जो है लोजपा अभी तक नहीं है। केंद्र में लोजपा है, मगर बिहार में केवल चुनाव लड़ने के कारण जो है बिहार में एनडीए जो है एनडीए में लोजपा नहीं है। मगर अभी जो आज बैठक हुई थी उसमें कई लोगों की तरफ से, पार्टी के नेताओं की तरफ से और सांसदों की तरफ से नीतीश कुमार को बिहार में अच्छा मुख्यमंत्री और केंद्र में नरेंद्र मोदी को अच्छा प्रधानमंत्री के रूप में माना जा रहा है। यानी माना जा रहा है कि बिहार में लोजपा की एंट्री होगी और नीतीश कुमार को जो बातें हो रही थी नीतीश कुमार का नेतृत्व चिराग को पसंद नहीं था, तो नए समय में ये साफ दिखा है कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी जो कही जा सकती बात है वो चिराग के। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लोजपा दफ्तर पर चिराग पासवान का एक बड़ा पोस्टर होता था। वह पोस्टर अंदर भी होता था और बाहर भी होता था, लेकिन रातों रात लोजपा ऑफिस की पूरी रणनीति बदल दी गई। लोजपा ऑफिस के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें पशुपति कुमार पारस का मुख्य रूप से पोस्टर है। उसके साथ रामविलास पासवान का पोस्टर, उसी पोस्टर में चारों सांसद की तस्वीरें लगी है, लेकिन कहीं भी चिराग पासवान के गुट के किसी नेता की फोटो नहीं है। गया में चिराग समर्थकों द्वारा समाहरणालय के समक्ष सड़क पर लोजपा के बागी 5 सांसदों का पुतला फूंका गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ महिला कार्यकर्ताओं ने भी चिराग पासवान के समर्थन में जमकर नारा लगाया।
पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल लोजपा जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि पशुपति कुमार पारस द्वारा पीठ में छुरा भोंकने का कार्य किया गया है। वे समझते हैं कि जदयू में जाकर मंत्री बन जाएंगे। उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। महिला कार्यकर्ताओं ने भी अपना समर्थन चिराग पासवान को दिया है। चिराग पासवान ही हमारे नेता हैं। प्रत्याशी के साथ, प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी के साथ और यहाँ के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ जो लोजपा के 5 सांसद को जो निष्कासित हमारे चिराग भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाले हैं लोजपा से, उनका यहाँ पुतला दहन करने का काम किया सत्ता पाने के लिए और लोक जनशक्ति पार्टी को आज यहाँ तक ठेस पहुँचाने के लिए उनके हम लोग सारे कार्यकर्ता ने आज पुतला दहन किया है। और हम लोग का सर्वमान्य नेता लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय चिराग पासवान जी है और पूरी गया जिला लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के साथ है। और ऐसे हमारे जो पांच जो बागी सांसद हैं, हम लोग उनको आज पुतला दहन करके आज हम लोग एक संदेश देने का काम किया है। गोपालगंज के सदर प्रखंड में बाढ़ ने फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिस कारण निमोया पंचायत के 15 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यह पानी अब तेजी से गोपालगंज के गांव में पहुंचने लगा है। अचानक आए बाढ़ से करीब 15 गांव पूरी तरह इस बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। बाढ़ से 15 गांव में लोगों का पलायन जारी है। गंडक के लगातार बढ़े जलस्तर को लेकर लोग दहशत में है। जिला प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से तटबंधों के अंदर बसे ग्रामीणों को बाहर निकलने की अपील की जा रही है। नदियों में जलस्तर के बढ़ते दबाव की वजह से तटबंधों पर भी खतरा बढ़ गया है। मांझागढ़, बैकुंठपुर, सिद्धवलिया प्रखंड के निचले इलाकों के भी सैकड़ों गांव के लोग बाढ़ प्रभावित इलाके से सुरक्षित ऊंचे स्थलों की तरफ निकल रहे हैं। हालत इतने भयावह है कि लोग अपने घर बार छोड़ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपने जरूरी सामान को लेकर गांव से बाहर निकल ऊंचे स्थान पहुंच रहे हैं। बाढ़ की वजह से हम लोग आने जाने की भी दिक्कत है, खाने पीने रहने का भी। बहुत सारे हम यहाँ के फसल जो है फसल का क्षति हुआ है। सरकार द्वारा कोई भी मदद नहीं किया जा रहा है। सड़क कब टूटा है? ये सड़क जो है अभी टूटा है कल का। बगा में भी बारिश से हालात खराब होते जा रहे। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में पानी घुस गया है। बगा के गडियानी, टोला, चंद्रपुर, विरता, सोगी बरवा गांव पूरी तरह से पानी में घिरा हुआ है। गांव अभी तक एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है। गांव में पिछले 4 दिन से पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है। लोगों के घर में 3 से 4 फीट पानी की खबर है। गांव में जाने के लिए एक भी नाव की व्यवस्था नहीं है। हमके सब डूब गई बा, बाढ़ पानी से तबाही मच गई बा। ना कोनो अधिकारी, ना केहू मुखिया, ना केहू सरपंच, ना केहू सरकारी अधिकारी केहू पहुँचल ना बरले। आधा आदमी बीमार पड़ल बा, ओकर कोनो सुनवाई नहीं है। दुख दलिदर सब दबले बा, खैले बिना आदमी मर रहल बा। पानी बाढ़ से सब तबाही मचल बा। बेटी बहन बहू सब केहू घरन बा। हमारा गांव के स्थिति तो बहुत खराब बा। कहले मान के नहीं के हम लोग तो बहुत परेशान बानी। जा हमनी के अन्न खैला बिना रहले के हमनी के कोनो सुविधा वजूद नहीं है। सबसे समस्या दवाई के बात बा। लगातार हो रही बारिश और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने बख्तियारपुर के ग्यासपुर गंगा घाट पर बने पीपा पुल को खुलवाने का निर्णय लिया है, जिसके आलोक में बख्तियारपुर अंचल अधिकारी रघुवीर प्रसाद सिंह की देखरेख में पीपा पुल को खोलकर हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पीपा पुल के खुल जाने से वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से विराम लग गया है। वहीं रोजमर्रा की जिंदगी जीने और अपने रोजगार की तलाश में गंगा के इस पार से उस पार जाने आने वाले के लिए अब नाव ही एकमात्र सहारा बच गया है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर नाव से ही आवागमन करेंगे। होने के कारण दोनों साइड में पीपा के ज्वाइंट कटने के कारण खोल दिया गया है रात में। और नाविकों को हम समझा रहे हैं कि अपने कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर नहीं बैठाएंगे। कितने लोग एक नाव पर बैठेंगे? एक बड़ी नाव में 50 आदमी, 40 आदमी, 20 आदमी, छोटी नाव में 30 आदमी। इससे अधिक नहीं बैठाना है। इन लोगों को डायरेक्शन दे दिए हैं। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, नाव को सीज कर लिया जाएगा। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण वाल्मीकि नगर के गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से पूर्वी चंपारण में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और गंडक नदी में लगातार बढ़े जलस्तर को देखते हुए बांध की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और साथ ही नदी के किनारे बसे गांव के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दिया गया है। नदी का पानी अब बांध को छूने लगा है, जबकि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़े गए 3,80,000 क्यूसेक पानी नदी में पूर्वी चंपारण की सीमा से बह रहा है। नदी के बड़े जलस्तर के मद्देनजर डीएम शीर्षद कपिल अशोक के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की टीम चंपारण तटबंध का निरीक्षण किया है। डीएम ने पिछले साल बांध के टूटने वाले स्थान भवानीपुर गांव से सभी 4 कमजोर स्थानों का निरीक्षण किया है। साथ ही डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया है। संग्रामपुर ब्लॉक अरेरिया सब डिवीजन में हम आए हुए हैं। गंडक नदी के तटबंध में जो कार्य हुए हैं इसकी समीक्षा के साथ में ही जो गंडक तटबंध है डिवीजन उनके द्वारा जो कार्य किया गया है जनप्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 फीडबैक गुणवत्ता कैसी है या अन्य कई जगह की समस्या है, ताकि हम जो है बेहतर निराकरण करें। यहाँ पे बांध ब्रिज नहीं हो, जैसे लास्ट ईयर जो है भवानीपुर में एक बांध अप्रत्याशित जो गंडक में बाढ़ आई थी उसके कारण ब्रिज हुआ था। तो इस बार तो कार्य की समीक्षा की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि जो जियो बैग्स वगैरह डाले हैं तो कुछ स्लोप स्ट्रेंथनिंग का हाइट रेजिंग का काम इनके द्वारा किया गया है। तो 1-to-1 फीडबैक जो है स्थानीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से लिया गया है। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत शीतल जलप्रपात में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से भीषण बाढ़ आ गई है। बाढ़ आते ही ककोलत जलप्रपात में अफरा तफरी मच गई। वहीं बाढ़ आते ही ककोलत केयर टेकर यमुना पासवान द्वारा तत्परता दिखाते हुए सैलानियों को सुरक्षित ककोलत जलप्रपात से बाहर निकाला गया। ककोलत केयर टेकर यमुना पासवान ने कहा कि लॉकडाउन के कारण ककोलत में सैलानियों की प्रवेश पर प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है। उसके बावजूद भी सैलानियों अपनी मनमानी कर पहुंच रहे हैं। सैलानियों को मना करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। वहीं तेज बारिश से बाढ़ आ गई और बाढ़ आते ही सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और बाढ़ आने की सूचना स्थानीय प्रशासन को दिया गया है, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंज बिहारी सिंह और एसआई सतीश कुमार दलबल के साथ ककोलत पहुंचकर जायजा लिया। नवादा जिले के मंगरबिघा स्थित खूरी नदी पर बने पुल पर अपनी मां के साथ जा रहा एक मासूम बच्चा पानी में गिर गया। जब एक महिला अपने बच्चे को पानी में गिरने से बचा पाती, वह पानी की तेज धारा के साथ बहकर लापता हो गया। इस दौरान महिला की चीख पुकार सुन स्थानीय लोग नदी में छलांग लगाकर बच्चे को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उससे बचाया नहीं जा सका। जिला प्रशासन के अधिकारी को जानकारी मिलते ही वही प्रशासन की टीम यहां पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया है। उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पटना के ड्रेनेज पंपिंग प्लांट पहाड़ी बाईपास का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए और कहा कि पटना में जल जमाव की समस्या न हो, इसको लेकर के हर संभव उपाय करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कई स्थानों का दौरा किया, कई संप हाउस का भी दौरा करें और उनके साथ में नगर निगम के अधिकारी और नगर विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। और बहुत जल्द हम लोग बादशाही नाले को पटना नगर निगम के अंदर नगर विकास के अंतर्गत लिया जा रहा है। इससे भी दक्षिण पटना के जल जमाव से मुक्त करा। वर्षा प्रारंभ होने तक में वो सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाए, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन इधर लगातार मैंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अभी भी कुछ नहीं बीता है। आप अविलंब जो सीवरेज का जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है या जल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करें। उसमें आरसीडी को भी सड़कों का रिस्टोरेशन करना है, तो आरसीडी के अधिकारियों को और खास करके नीति विभाग के मंत्री हैं वो भी इस मामले को सीधे। भोजपुर जिले के कोइलेवर थाना क्षेत्र के गीधा ओपी अंतर्गत ज्ञानपुर गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक को दाहिने साइड सीने में गोली लगी, जो आर पार हो गए। इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल से
पटना ले जाने के दौरान उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। शादी का माहौल मातम में तब्दील हो गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही गिद्धा ओपी इंचार्ज पूनम कुमारी अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और परिजनों से मामले की जानकारी ली। मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जो बारात में हम लोग गए थे, कहाँ से कहाँ गए थे बारात आप लोग? बड़की आराध्या से गए थे लोग, बड़की आराध्या से गए थे लोग ज्ञानपुरा। किनकी शादी थी? भैया के फुआ के लड़के की। भैया के लड़के की? अच्छा। फुआ के लड़के की। अच्छा, क्या नाम है उनका? मिथिलेश कुमार। अच्छा, क्या घटना घटी उस दिन? उस समय जो राइफल था वो लाइसेंस था, उसको नाल को चढ़ा दिया गया था। उसके बाद मतलब दिया गया रखने के लिए। कौन चढ़ा के दिया था? भैया थे, बड़े फूफा के लड़के। क्या नाम है उनका? संदेश कुमार। संदेश निराल। वो कहाँ के रहने वाले हैं? बड़की आराध्या। अच्छा। बक्सर में समाजवादी पार्टी में टूट की खबर है। पार्टी के 100 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में बसपा नेताओं के पार्टी निष्कासन के निर्णय से नाखुश दिखे। हम लोग हकीकत बता रहे हैं। जो कांसीराम साहब का मिशन और मूवमेंट था, आज जिन लोगों ने तैयार किया, आज जिस तरह से सभी लोगों को सम्मान दिया जा रहा था, उसमें आप देख लीजिए कि बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति को इसी तरह से ब्लेम लगाकर और पार्टी से निष्कासित करा दिया गया। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत माधवपुर पंचायत के 1 नंबर वार्ड डेरा गांव 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से गांव के मुख्य गली कीचड़मय हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। हल्की बारिश से मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के तहत गली नाली सोलिंग योजना की पोल खोलकर रख दी। आज़ादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी हमारे गांव के में नली है न गली है, और जिस रास्ते में मैं आदमी लोग चलता हूं उसी रास्ते में जानवर जाता है, उसी रास्ते में, और सब कच्चा है, जिसमें कीचड़, घुटना भर कीचड़ में हम लोग घुस कर जाते हैं और आते हैं। कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं कैंप लगवाकर अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने का काम करें। उसी के तहत आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से खुसरोपुर के खिरोदर पुल स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अलकतरा डिपो में कैंप लगाकर मजदूरों एवं कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका दिया गया। पटना डिविजनल ऑफिस में लगाया था मोरिया लोक में। वहाँ पे हमारे बहुत सारे कस्टमर और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे कस्टमर अटेंडेंट्स हैं पंप पे, और जो एलपीजी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं, उनको हमने वैक्सीनेट किया। यहाँ पे आज हम लोग जो कैंप लगाया गया, बेसिकली जो आपके इंडियन वाले के जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, और उससे जुड़े हुए जो उनके सपोर्ट स्टाफ हैं, उनके लिए कैंप लगाया गया है, सो दैट कि जो है जो अधिक से अधिक लोग जो है हमारे वो वैक्सीनेट हो। और इंडियन वाल इसमें जो गवर्नमेंट इंडिया का जो मिशन वैक्सीनेशन है, इस प्रोग्राम के तहत में हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सोसाइटी को जितना जल्द से जल्द हो सके वैक्सीनेट कराने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोग पूरे बिहार में घूम कर इस तरह काम कर रहे हैं? हाँ, बिहार में हमारे इंडियन वाल की तरफ से कई एक जगह पे कैंप लगाया जा रहा है, और जहाँ पे इंडियन वाल से जुड़े जितने लोग हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, उनके एम्प्लॉय हैं, हम सबको वैक्सीनेट करा। मुंगेर में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर आक्रोशपूर्ण मोटरसाइकिल प्रदर्शन किया। इस मौके पर संजय केसरी ने कहा कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मोदी राज में डार्लिंग हो गई, यही कारण है कि सभी चीज़ों का दाम लगातार बढ़ रहा है, अनाप शनाप बढ़ रहा है, और पेट्रोल डीजल तो रोज़ रोज़ बढ़ रहा है।
इस तरफ बढ़ रहा है जैसे बाढ़ के दिनों में गंगा नदी का पानी बढ़ता है, उस तरफ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। इसके कारण हर लोग प्रताड़ित है, मोटरसाइकिल सवार हो या घर में रहने वाली गृहिणी। महंगाई के कारण हर आदमी तबाह है। मोटरसाइकिल सवारों पर तो दोहरी मार पड़ी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार यह पेट्रोल पर, डीजल पर एक्साइज टैक्स ले रही है। पटना साहिब के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा के जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर ए मस्की ने सेवक पर दाढ़ी रंगकर गुरु के दरबार में सेवा करने का आरोप लगाकर सतनाम सिंह बग्गा नामक से वंचित कर दिया, जिसके बाद सेवादार ने जत्थेदार से पूछताछ की और दोनों में विवाद बढ़ गया। दोनों में बातचीत होते होते तलवारबाजी तक की नौबत आ गई, जिसका पूरा मामला गुरुद्वारा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मतलब गुरुद्वारा में 8:15 साढ़े 8 बजे मैं घर से निकला हूँ महाराज के साथ वस्त्र लेके। जब गुरुद्वारे में गया हूँ वस्त्र रख के, उसके बाद जिस बर्तन में प्रसाद बांटा जाता है वो बर्तन और जो कपड़ा रखा जाता है वो आरती की थाली, ये हमारी रोज़ की रूटीन थी। वहाँ पर ले जाके बाहर में जहाँ हमारे माता गुजरी जी का कुआं है वहाँ उसको गर्म पानी से सरफ के साथ धो के साफ़ सुथरे करके फिर अंदर रख दिए जाते थे ताकि उस चीज़ से दूसरी कल इस्तेमाल हो सके। लेकिन जब मैंने वहाँ पर आरती की थाली मांगी तो हमको वहाँ का सेवादार कहता है कि नहीं, जत्थेदार ने मना किया कि इनको सेवा नहीं देनी है। तो मैंने पहली बात यह है कि जो अंदर है खाना खा रहे हैं दरबार के अंदर, वो दरबार बड़े हाल के अंदर खा रहे हैं। वो मर्यादा होती है जो अंदर सचखंड में जो जहाँ जंगला लगा हुआ पित्तल का, उसके अंदर नहीं कोई खा सकता, ना कोई चीज़ जा सकती है ऐसी। वो है हमारी बहुत पवित्र स्थान होता है, वो है हमारी मर्यादा। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में आज भी लोग अंधेरे में जीने के लिए विवश है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि सिवान जिले के गोपालपुर इलाके में लगभग 10 सालों से 20 से 25 घर के लोग अंधेरे में रह रहे हैं और आज आजिज होकर 20 से 25 घर के लोग सिवान जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे से मिलने समरनाले पहुंच गए हैं। बता दें कि जब मीडिया ने इतना हुजूम देखा तो उनसे पूछा कि क्या बात है, तो लोगों ने कहा कि लगभग 10 सालों से बिजली नहीं है। गांव के ही एक दबंग व्यक्ति के कारण ये अपने दरवाजे से तार को गुजरने नहीं दे रहा, लिहाजा हम लोग जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे हैं। सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र के बड़गांव में आपसी रंजिश और वर्चस्व को लेकर एक पक्ष के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। गोलीबारी की घटना में शामिल 2 युवकों को ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सहरसा जिले के महेश्वरी थाना क्षेत्र के लखनी गांव वार्ड नंबर 3 में पुराने विवाद को लेकर रणधीर यादव को गांव के अंकित चौधरी नामक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। रही रणधीर यादव की मौत की खबर परिजन को मिलते ही गम का पहाड़ टूट पड़ा, जिससे उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के NH 2 स्थित पटना मोड़ के समीप आगे जा रहे कंटेनर के अचानक ब्रेक मारने पर पीछे से DCM ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे DCM ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान ट्रक में बैठे एक व्यक्ति और एक 12 वर्षीय बच्चा केबिन में ही फंस गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने घंटों काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे घायलों को बाहर निकाला। देश की आर्थिक ताकत को खोखला करने की नीयत से नकली नोट बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालन करने वाले गिरोह को बक्सर पुलिस टीम ने उद्भेदन कर खलबली मचा दी। बक्सर के राजपुर थाना के सुदूर ग्रामीण इलाके मनोहरपुर में नकली नोट बनाने की गुप्त सूचना पर 2 अलग अलग टीम का गठन कर बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने स्वयं देखरेख में एक ऑपरेशन में जब गिरोह को नकली लाखों रुपए अर्धनिर्मित नकली नोट के साथ पूरे नकली नोट निर्माण सामग्री के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार लिया और इलाके में हड़कंप मच गया। बिहार के लोगों के लिए संक्रमण के दौर में महाराष्ट्र की एक संस्था ने बिहार की वैसी संस्था जो लोगों की संक्रमण के दौरान मदद करते हैं, उन्हें 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, NH95 मास्क समेत कई उपकरण सौंपे।
इन संस्थानों की ओर से कहा गया कि वैसे लोग जो डॉक्टर के द्वारा पूर्जा लेकर बता दें कि आपके पास सामानों के लिए आए हैं, उन्हें आप फ्री में दें। इस संबंध में संस्थान के बाबा सिद्दीकी ने कहा कि बिहार से मेरा बहुत ही पुराना संबंध है, इसलिए एक छोटी सी मदद हम बिहार के लोगों को करना चाहते हैं। वालिद साहब की पैदाइश मांझा में हुई। मेरा बिहार के लोगों से लगाव होना ही चाहिए, क्योंकि मेरी मिट्टी में समझता हूँ यहाँ की है और मैं हर साल आता हूँ। इस साल मेरी कोशिश थी कि 1 महीना पहले आऊँ, मगर यहाँ लॉकडाउन था, लोगों ने कहा नहीं आऊँ। आज भी बाकायदा कल डीएम से बात करना पड़ा कि मतलब ये कुछ मैं कुछ यहाँ इवेंट नहीं कर रहा हूँ, ये एक इनिशिएटिव है, लोगों को काम आएगा। आप देखिए कितने अच्छी तरीके से हो रहा है। और हमने चुना, यशवंत गिरी और शकील भाई ने, जमा भाई ने मदद की उन संस्थाओं के लिए कि जो बेगूसराय में एक पुरानी दीवार के गिरने से 2 बच्चों की दबकर मौत हो गई। घटना फुलबड़िया थाना क्षेत्र के बारो गांव के मृतक दोनों बच्चों की पहचान बारो दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी मोहम्मद मुराद के पुत्र के रूप में और बता दें कि राजेश शाह के 12 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार के रूप में की गई है। बाढ़ अनुमंडल के बदौर थाना अंतर्गत अजगरा गांव से एक अधेड़ की संदिग्ध अवस्था में मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अजगरा गांव निवासी रघुनंदन पंडित बाढ़ बाजार में खरीदने के लिए घर से निकले थे और जब वह नहीं लौटे तो परिजनों ने काफी खोजबीन की। उसके बाद सफलता नहीं मिली और परिजन वापस घर चले गए और जब उसे ढूंढने निकले तो परिजन को सदर अस्पताल बाढ़ में एक अधेड़ की शव होने की जानकारी मिली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।